तो स्टार्ट करेंगे फुल लेंथ टेस्ट सीरीज नंबर 6 की, जो 5 तक है वो कर चुके हैं। 6 से स्टार्ट करते हैं। Now question number 1, consider the following statement regarding sea grasses. They are only found in the deep ocean waters. जहाँ पे only वाले स्टेटमेंट होते हैं वहाँ पे गलत होने के चांसेस, और यहाँ पे गलत ही है, बिकॉज दे कैन बी फाउंड इन द शैलो वाटर्स। दे आर कम्प्लीटली एब्सेंट, देखो यहाँ पे कम्प्लीटली एक्सट्रीम वर्ड है, बोथ इन आर्टिक एंड अंटार्कटिक रीजन, नो दे वहाँ भी पाए जाते हैं, सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। दे रिप्रोड्यूस थ्रू बोथ सेक्सुअल एंड एक्सेक्सुअल मेथड, ये सही है। हमसे क्वेश्चन ने पूछा है नॉट करेक्ट, हमको बताना है नॉट करेक्ट क्या है, 1 and 2। Now question number 2 है, with reference to environmental conservation, the Senna spectabilis may lead to death of coral reefs due to their bleaching, habitat loss of mangrove species, food shortage for wildlife population, declining population of marine fishery। तो फूड शॉर्टेज हो जाएगा वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन की वजह से, बिकॉज स्टेना स्पेक्टिबलिस क्या है, एक एलियन स्पीसीज है, एलियन इन्वेजिव स्पीसीज़ है। एक पेड़ है स्पेशली, ये एक पेड़ है जो क्या करता है, ग्रो करता है, और बहुत सारी जगह में ग्रो कर जाएगा ये पेड़। तो आपस में जो छोटे मोटे जो पेड़ होंगे जिस पे कोई वाइल्ड लाइफ खाता होगा, इस वाइल्ड लाइफ इसको खाता होगा, तो ये खा नहीं पाएगा इसको, क्योंकि ये यहाँ पे ये इसका ग्रोथ को लिमिट कर दिया है। सो फूड शॉर्टेज आएगा इस वाइल्ड लाइफ के लिए ड्यू टू सेना स्पेक्टिबलिस। इट इज़ अ एलियन स्पीसीज विच इज़ अ ट्री स्पीसीज, और ये स्पीसीज जो है वो इन्वेजिव हो चुका है, बहुत ज़्यादा फैल चुका है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 है, विथ रेफरेंस टू द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमको बताना है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के बारे में। इट इज अ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, बिल्कुल सही है। 4 year टाइगर सेंसस लेड टू, ओके, द 4 year टाइगर सेंसस इज लेड बाय NTCA, बिल्कुल सही है। दिमाग में रखने की बात है कि जो टाइगर सेंसस है वो 4 महीने में होता है, और जो एलिफेंट सेंसस है वो 5 महीने में होता है। ना क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी स्टेटमेंट नंबर 3 है, MTRIPES इज वन ऑफ द इनिशिएटिव अंडर NTCA, बिल्कुल सही है, करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे तीनों। ये स्टैट्यूटरी बॉडी बिकॉज इट इज क्रिएटेड अंडर द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी एक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है, विद रेफरेंस टू द वल्चर कंजर्वेशन इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। वल्चर सेफ्टी जोन हैज बीन created with the with the goal that no veterinary toxic drug can be found or would be found in cattle carcasses in this zone, बिल्कुल सही है। Same initiative is launched by Meghalaya government to build restaurant for unique and rare vulture। ये जो सेम इनिशिएटिव है इसको मेघालय, पता नहीं इसको कौन लॉन्च किया था, इसको मेघालय गवर्नमेंट लॉन्च नहीं किया था पहली बात। और इट इज़ नॉट लॉन्च टू मेक रेस्टोरेंट फॉर यूनिक रेयर वल्चर्स, इट इज़ फॉर व्हाट, इट इज़ फॉर ओवरसी एंड coordinate conservation, okay। Third is action plan for vulture conservation 2020-2025 by the government of India has proposed to establish vulture conservation breeding center in various states, बिल्कुल सही है। ये सेव इनिशिएटिव क्या है, सेव इनिशिएटिव मतलब सेविंग एशियाज वल्चर फ्रॉम एक्सटिंक्शन। तो 4th है, रिसेंटली द एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया हैज़ बैंड, क्या लिखा है, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया बैंड ए ड्रग नेम मेलॉक्सिकैम। नो, इसने क्या बैंड किया था, डाइक्लोफेनेक, ओके, कैनालजेसिक है, इसको बैन कर दिया गया बिकॉज इट वॉज कजिंग वाइड स्प्रेड वल्चर डेथ। सो दिस इज इनकरेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 1 and 3। Only 2 statements are correct here.
Now question number 5 है with reference to coastal regulation zone in India consider the following statements। CRZs की बात करनी है अपने को, coastal regulation zone की बात करनी है। The rules of coastal regulation zone in India are issued under the Environment Protection Act of 1986 बिल्कुल सही है। State government in India are responsible for preparing coastal zone management plan। तो state government responsible है क्या coastal zone management plan बनाने के लिए? बिल्कुल सही है। जो स्टेट गवर्नमेंट है, यस इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपेयरिंग ऑफ कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान। थर्ड इज कोस्टल रेगुलेशन जोन नॉर्म्स 2019 प्रोवाइड फॉर अ नो डेवलपमेंट जोन NDZ ऑफ 20% ऑफ ऑल आइलैंड क्लोज टू द मेनलैंड कोस्ट। बिल्कुल सही है। सपोज ये मेनलैंड कोस्ट हो गया, इस मेनलैंड कोस्ट के 20 किलोमीटर के अंदर, इस मेनलैंड कोस्ट के 20 किलोमीटर के अंदर आप क्या नहीं कर सकते, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी नहीं कर सकते। इसको बोला नो डेवलपमेंट जोन। क्या बोला? नो डेवलपमेंट जोन बोला। 20 किलोमीटर नहीं 20 मीटर। दिस इज करेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा, करेक्ट किया जाएगा तीनों। क्वेश्चन नंबर 6 है विद रेफरेंस टू इंडियन स्टार टॉर्टोइज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दे आर फाउंड अक्रॉस द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, मोर स्पेसिफिकली इन द सेंट्रल एंड साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। सही है। They are categorized as critically endangered in the IUCN Red List। गलत है, बिकॉज ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड नहीं है, ये वल्नरेबल है IUCN रेड लिस्ट में। और ये अपेंडिक्स 1 में है साइट्स के, अपेंडिक्स 1 में है साइट्स के। दे आर लूजिंग जेनेटिक डाइवर्सिटी टू सब्सिक्वेंट हाइब्रिडाइजेशन ओवर द ईयर। बिल्कुल से ये जेनेटिक डाइवर्सिटी को लूज कर रहे हैं, इसलिए तो क्वेश्चन न्यूज़ में था, इसीलिए हमारे पास यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है। सो दिस इज करेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 1 और 3, आंसर हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 7 है दिस आर रिजल्ट ऑफ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड प्लांट रूट। तो देखो पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, अगर आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट पता है फंजाई और प्लांट रूट के बीच में क्या होगा। तो लाइकेन जो होता है वो फंजाई और एल्गी के बीच में होता है, तो ये नहीं होगा। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है तो बेसिक एनसीईआरटी माइक्रोराइजा क्या होता है, इट इज़ एन एसोसिएशन बिटवीन प्लांट रूट एंड फंजाई। ओके, सो दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सिम्बायोटिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, पर भी पढ़ लेते हैं। दे आर इवन कंसिडर्ड एज मीन्स ऑफ रिस्टोरेशन एंड रिमीडिएशन ऑफ पोल्यूटेड एनवायरनमेंट बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू एक्यूमुलेट हैवी मेटल एंड रेडियो न्यूक्लियाइड्स। Further, they serve as an important source of food for certain invertebrates and vertebrate animal. Which of the following organism has been best described in the paragraph? So these are mycorrhizas. Now question number 8 है consider the following statement regarding the marine protected areas। हमको बात करनी है marine protected areas की। The Wildlife Protection Act of 1972 defines MPA as area declared by the appropriate government एंड एक्सटेंड अप टू 24 नॉटिकल माइल। जो मराइन प्रोटेक्टेड एरिया है कि 24 नॉटिकल माइल्स तक जाता है, बिल्कुल सही है, ये तो सही है। बट ये जो लिखा है ना डिफाइंस, ये गलत है। तो इन दैट ये आंसर क्या, ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, बिकॉज जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, ये डिफाइन नहीं करता कि मराइन प्रोटेक्टेड एरियाज क्या होते हैं। सेकेंड, MPA कैन बी डिक्लेयर्ड बाय बोथ नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। NPA कैन बी डिक्लेयर्ड एज बोथ नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बिल्कुल सही है। महात्मा गांधी मराइन नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन अंडमान आइलैंड्स। ये तो न्यूज़ में था, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया है। जो महात्मा गांधी मराइन नेशनल पार्क है, ये कहाँ पे है? इट इज़ इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ये कहाँ पे है? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में है। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 विद रेफरेंस टू फॉरेस्ट डाईबैक फिनोमिना। देखो नाम सुना रहा है, फॉरेस्ट डाईबैक फिनोमिना, मतलब कुछ चीज़ मर रही है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट रिफर्स टू द फिनोमिना इन विच द क्राउन्स ऑफ द ट्री इन अ रीजन डज नॉट टच ईच अदर। नहीं, डज नॉट टच ईच अदर को नहीं बोलते। डाईबैक में क्या होता है, पेड़ है गया, उसके पेड़ के पत्ते जो होते हैं झड़ने लगते हैं, टूटने लगते हैं। सो दिस इज इनकरेक्ट। It can adversely affect the symbiotic association of the tree with other organism, बिल्कुल सही है। Falling of leaves and discoloration of leaves are likely indicators of forest dieback phenomena, बिल्कुल सही है। लीफ की फॉलिंग ऑफ हो जाती है। करेक्ट हमसे पूछा जो पहला वाला गया, बिकॉज जो ये फिनोमिना है जिसमें क्राउन ऑफ द ट्री जो होते हैं जिसे टच नहीं करते, उसको बोलते हैं क्राउन साइनस।
ओके, सो हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा बी 2 and 3 ओनली। ना क्वेश्चन नंबर 10 है विद रेफरेंस टू क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स। क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स के बारे में हमको बताना है। इट इज़ रिलीज्ड बाय द मेट्रोलॉजिकल इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। द क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स इज द रिपोर्ट इन द रिपोर्ट क्लासीफाइज केरला वेस्ट बंगाल इज द मोस्ट वल्नरेबल। नो, इसने क्या किया, इसने क्लासीफाई किया केरला, वेस्ट बंगाल एंड त्रिपुरा को लीस्ट वल्नरेबल, ठीक है ना, नॉट मोस्ट वल्नरेबल, इनको लीस्ट वल्नरेबल की कैटेगरी में रखा था। सो सेकेंड इज इनकरेक्ट। द रिपोर्ट रिकमेंड्स स्टेबलाइजिंग हाई रेजोल्यूशन क्लाइमेट रिस्क एटलस। क्लाइमेट रिस्क एटलस बनाने की बात की जाती है टू मैप क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल इन इंडिया। द रिपोर्ट रिकमेंड स्टेबलाइजिंग हाई रेजोल्यूशन क्लाइमेट रिस्क एटलस। क्लाइमेट रिस्क एटलस बनाने की बात होती है टू मैप क्रिटिकल वल्नरेबिलिटीज एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल इन इंडिया। सही है ये, तो ये सही है बिकॉज ये जो रिपोर्ट है क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स के बताते हैं, वो बताता है कि हाँ हमको एक क्लाइमेट रिस्क एटलस बनाना चाहिए, ठीक है, क्लाइमेट रिस्क एटलस बनाना चाहिए हमको, ये सब बोलता है। सो थर्ड इज इनकरेक्ट, सॉरी थर्ड इज करेक्ट। तो हमसे पूछा है इसमें करेक्ट कितना, जो फर्स्ट वाला है कि जो क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स है उसको इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट पब्लिश करता है, बोल रही है गलत है, बिकॉज इट इज़ पब्लिश्ड बाय द काउंसिल ऑन वाटर, एनर्जी एंड इन्वायरमेंट। सो इसको CWEE इसको पब्लिश करता है। सो करेक्ट यहाँ पे ओनली एक ही स्टेटमेंट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ना क्वेश्चन नंबर 11 है विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइंस द टर्म ओशन एसिडिफिकेशन। ओशन एसिडिफिकेशन का मतलब क्या होता है? ओशन एसिडिफिकेशन का मतलब होता है कि जब सपोज ये समुद्र है उसके अंदर CO2 का लेवल आ गया, बढ़ गया, तो क्या हो जाएगा, ये एसिडिक हो जाएगा, बिकॉज CO2 जो होता है कार्बोनिक एसिड बनाएगा, तो pH क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो डिक्रीज इन द pH लेवल ऑफ द ओशन ड्यू टू इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड द ओशन, बिल्कुल सही है, यही तो क्या है अपने पास ओशन एसिडिफिकेशन का क्लास डेफिनेशन है, pH कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टाइप्स ऑफ कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की टाइप्स की बात करनी है। इन ओशियन सिक्वेस्ट्रेशन कार्बन इज स्टोर्ड इन ओशियन थ्रू डायरेक्ट इंजेक्शन और फर्टिलाइजेशन। सेकेंड, इन टेरेस्ट्रियल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन द कार्बन इज कैप्चर्ड बाय मेथड ऑफ हाइड्रोलिक ट्रैपिंग और सोलिबिलिटी ट्रैपिंग। ये गलत है बिकॉज जो टेरेस्ट्रियल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन है, टेरेस्ट्रियल मतलब समथिंग इट इज जियोलॉजिकल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। सो जियोलॉजिकल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की मदद से एक प्रोसेस है जियोलॉजिकल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, जिसकी वजह से क्या होता है, टेरेस्ट्रियल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होता है। और जो सॉइल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होता है, तो सॉइल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन कैसे होगा, सॉइल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होगा थ्रू मेथड ऑफ हाइड्रोलिक ट्रैपिंग एंड सोलिबिलिटी ट्रैपिंग, ठीक है ना। जो सॉइल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होगा ये हाइड्रोडायनामिक्स, नॉट हाइड्रोलिक, हाइड्रोडायनामिक ट्रैपिंग एंड सॉलिबिलिटी ट्रैपिंग की वजह से क्या हो जाएगा अपने पास, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉइल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हो जाएगा। हाइड्रोडायनामिक आएगा तो सॉइल, और टेरेस्ट्रियल आ जाएगा तो जियोलॉजिकल साइकिल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। सो जियोलॉजिकल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। तो दिस दो स्टेटमेंट्स जो हैं कहना थोड़ा गलत हैं, बिकॉज जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो सही है, बिकॉज ओशन सिक्वेस्ट्रेशन में क्या होता है, डायरेक्टली जो कार्बन होता है वो डायरेक्टली इंजेक्शन हो जाता है। सपोज ये ओशन हो गया तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का इंजेक्शन हो गया, इसीलिए क्या हो गया, यहाँ पे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन हो गया। सो यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा ओनली 1 स्टेटमेंट, दैट इज ए नंबर का स्टेटमेंट सही हो जाएगा, 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 13 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टर्म कार्बन ऑफसेटिंग। इट अलाउ इंडिविजुअल एंड कंपनीज टू इन्वेस्ट इन द इन्वायरमेंट प्रोजेक्ट्स अराउंड द वर्ल्ड टू बैलेंस देयर कार्बन फुटप्रिंट, बिल्कुल सही है। क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म एंड जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम अंडर द क्योटो प्रोटोकॉल आर एग्जाम्पल ऑफ कार्बन ऑफसेटिंग, ये भी सही है। कार्बन ऑफसेट आर मेजर्ड एंड सोल्ड इन मेट्रिक टन ऑफ CO2 इक्विवेलेंट्स, ये भी सही है। हमसे करेक्ट पूछा है, तीनों सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के बारे में बताना है, करेक्ट। इट इज़ एन ऑटोनोमस बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर फॉर प्रमोटिंग सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन।
इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल, तो ये जो इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल है ये ऑटोनोमस बॉडी तो है, बट इट इज़ नॉट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर फॉर प्रमोटिंग सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन। ये किसके अंदर आता है? इट इज़ काउंसिल ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के अंदर आता है, सॉरी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के अंदर आता है ये। सो फर्स्ट इज इट इज़ वॉलंटरी फॉर द प्रोजेक्ट रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन टू ऑब्टेन रेटिंग फ्रॉम IGBP। ये वॉलंटरी है क्या? बिल्कुल सही, एक वॉलंटरी है, चाहे तो कर सकता है, ना चाहे तो ना करे भाई, चाहे तो करे, ना तो चाहे तो ना करे। क्वेश्चन नंबर 3 है प्रोजेक्ट सर्टिफाइड बाय IGBC आर एलिजिबल फॉर वेरियस गवर्नमेंट इनिशिएटिव। बिल्कुल सही, दे आर एलिजिबल फॉर वेरियस गवर्नमेंट इनिशिएटिव। मेंबरशिप ऑफ द काउंसिल इज ओपन टू ऑल स्टेक होल्डर engaged in the construction activities. Membership of the council is open to all stakeholders engaged in the construction activities. बिल्कुल सही है, मेंबरशिप जो काउंसिल है सब इज ओपन टू ऑल द स्टेक होल्डर्स। तो हमसे कैट पूछा है, कैट हो जाएगा यहाँ पे 2, 3, 4 ओनली। कंसिडर दी फॉलोइंग पेयर क्लाइमेट चेंज इनिशिएटिव एंड एस्टेब्लाइज्ड बाय। कुछ क्लाइमेट चेंज इनिशिएटिव दिए हुए हैं और उनको एस्टेब्लाइज किसने किया है ये हमको बताना है। क्लीन टेक्नोलॉजी फंड को G20 ने एस्टेब्लाइज किया क्या? गलत। स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड, इसको ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी ने एस्टेब्लाइज किया है क्या? तो ये क्लीन टेक्नोलॉजी फंड है, उसको किसने एस्टेब्लाइज किया था? क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड के अंदर बनाया गया क्लीन टेक्नोलॉजी फंड को। क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड के अंदर बनाया गया था क्लीन टेक्नोलॉजी फंड को। ओके, सो फर्स्ट इज नॉट करेक्ट। सेकेंड, स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड जो है वो किसके अंदर बनाया गया? ये बनाया गया था ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी के अंदर। जो स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड है उसको किसके अंदर बनाया गया था? इट इज़ अंडर द ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड अंडर ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, बिल्कुल सही है। थर्ड है ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस। जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस है ये क्लाइमेट चेंज इनिशिएटिव है जो कि अंदर आता है यूरोपियन यूनियन ने इसको एस्टेब्लाइज किया था, नॉट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। सो दिस इज इनकरेक्ट। तो नॉट करेक्टली यहाँ पे 2 पेयर्स हैं, दैट इज 2, 1 and 3। विथ रेफरेंस टू द सिक्योरिटी मार्केट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइंस द शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग का मतलब क्या होता है? ये ऑपरेशन ट्विस्ट के रेफरेंस में तक बात आई थी। तो इसमें क्या होता है, जो लॉन्ग टर्म्स बॉन्ड उसको बाय करके शॉर्ट टर्म बॉन्ड को सेल कर दिया जाता है। So it is a strategy of buying stocks and holding them for long-term growth for profit maximization? No. It is a technique of borrowing shares and selling them in the hope of buying them back at a lower price. हाँ ऐसी तो ये तो ऑपरेशन ट्विस्ट है, बट शॉर्ट सेलिंग में क्या होता है, उनको क्या होता है, बेच दिया। रुक जाओ, पढ़ते हैं, सब स्टूडेंट पढ़ते हैं। इट इज़ अ ट्रेडिंग मैकेनिज्म दैट एम टू इन्वेस्ट इन कमोडिटीज एंड करेंसीज व्हेन दे आर एट लोअर वैल्यूज। इट इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ बाइंग स्टॉक्स एट हायर प्राइस एंड सेलिंग देम एट लोअर प्राइस। तो टेक्निक है बोरोइंग शेयर्स एंड सेलिंग देम इन होप ऑफ बाइंग देम बैक एट लोअर प्राइस। बिल्कुल सही है, वो अभी सोच के ना अपने शेयर्स को शेयर कर देते हैं, जिससे क्या होगा, प्राइस लो हो जाए। अभी जो प्राइस बढ़ा हुआ है वो लो हो जाएगा, तो लो होकर हम बाय करेंगे फिर से, ये सोच के वो क्या करते हैं, उसको शेयर करते हैं। शॉर्ट सेलिंग वो जो था, मैं जो बताया था वो ऑपरेशन ट्विस्ट के लिए था। सो दिस इज उससे इससे क्लियर नहीं है उसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, हाउ मेनी द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एज अ डेवलपमेंट इंडिकेटर। जो जीडीपी है उसके बारे में हमको बताना है कि एज अ डेवलपमेंट इंडिकेटर क्या करेक्ट है। इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट इनइक्वालिटीज इन इनकम, बिल्कुल सही है। इट डज नॉट अकाउंट फॉर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ये भी सही है। इट एक्सक्लूड नॉन मार्केट एक्टिविटीज़, ये भी सही है। इट डज नॉट इंक्लूड एक्सटर्नलिटीज कस्ड बाय इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये भी सही है। तो हमसे करेक्ट पूछा है तो करेक्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे चारों के चारों स्टेटमेंट्स करेक्ट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रेफरेंस टू द डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी प्रोवाइड बाय द डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटीड कॉर्पोरेशन DICGC के जो डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी है उसके बारे में हमको बताना है। इट डज नॉट अप्लाई टू फॉरेन बैंक्स ऑपरेटिंग इन इंडिया, गलत है भाई, इसके लिए भी अप्लाई होता है। इस डिपॉजिट इज एलिजिबल फॉर इंश्योरेंस कवर ऑफ 5 लाख
इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 5, बिकॉज यही सही हो जाएगा, मतलब इसका सेकंड ऑप्शन सही होगा, बिकॉज इसमें डिपॉजिटर जो है एलिजिबल होता है फॉर इंश्योरेंस कवर अप टू 5 ईयर DICGC के अंदर। पहले 1 लाख था, उसको बढ़ा के 5 लाख कर दिया गया। द प्रीमियम फॉर द इंश्योरेंस इज पेड बाय द डिपॉजिटर इन द फॉर्म ऑफ एनुअल पेमेंट फ्रॉम देयर बैंक अकाउंट। एनुअल पेमेंट के फॉर्म में नहीं, तो ये वाला गलत जाएगा, बिकॉज इसमें जो प्रीमियम इंश्योरेंस है, प्रीमियम ऑफ द इंश्योरेंस है, इसको कौन पे करता है, इसको बैंक पे करता है, डिपॉजिटर तक नहीं आता ये, ठीक है ना। उसके बाद फोर्थ वाला गलत किया, बिकॉज द डिपॉजिट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इन बैंक आर इशूड बाय द DICGC। नो, डिपॉजिट सेंट्रल का तो करता ही करता है, सेंट्रल, स्टेट, फॉरेन, है ना, स्मॉल डेवलपमेंट बैंक्स, सॉरी स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, इन सब का क्या करता है, DICGC क्रेडिट करता है, इनका इंश्योरेंस गारंटी करता है, मतलब ये हम पैसा डूबेगा तो हम पैसा देंगे, ऐसे बोलता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब बैंकर्स एक्सेप्टेंस। बैंकर्स एक्सेप्टेंस क्या होता है, इट इज़ अ लेटर फ्रॉम अ बैंक गारंटीड दैट द बायर पेमेंट टू अ सेलर विल बी रिसीव फॉर द करेक्ट अमाउंट। इट इज़ अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट रिप्रेजेंट अ बैंक guaranteed for payment at a future date. It is a direct payment method in which the swing bank makes the payment to the beneficiary. It is a secondary payment method in which the bank pays the beneficiary only when the holder cannot. तो ये बैंकर एक्सेप्टेंस अब तुक्का लगा तो आपको समझ आएगा, बैंकर एक्सेप्टेंस नाम से ही, इट इज़ अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट रिप्रेजेंट बैंक गारंटीड्स फॉर पेमेंट एट अ फ्यूचर डेट। तो यही तो है, बैंकर जो है एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ बाद में तुम्हें पैसा देगा वापस। दिस इज करेक्ट, हमारे पास ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, कमर्शियल पेपर्स, कैश मैनेजमेंट बिल। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट कैन बी इशूड बाय कमर्शियल बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बिल्कुल सही, जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स है उसको कमर्शियल बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दोनों क्या कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं। कमर्शियल पेपर्स आर अनसिक्योर्ड एंड शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स। ये भी सही, जो कमर्शियल पेपर होते हैं वो अनसिक्योर्ड होते हैं और शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ द मनी मार्केट। तो शॉर्ट टर्म होते हैं, मनी मार्केट जितने भी है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो, कमर्शियल पेपर हो। थर्ड इज कैश मैनेजमेंट बिल फॉर टेम्पररी मिसमैच इन द कैश फ्लो। करेक्टली मैच हमसे पूछा है, ये भी सही है। कैश मैनेजमेंट बिल क्या होता है, टेम्पररी मिसमैच की वजह से हमको इसका करते हैं, इशू करते हैं। तो करेक्टली मैच यहाँ पे तीनों हो जाएगा, सो आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 21 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू एक्सचेंज ट्रेड फंड। हमको बात करनी है ETFs की, एक्सचेंज ट्रेड फंड्स की। थ्रू ETFs ओनली वन कैन ओनली इन्वेस्ट इन इक्विटी एंड नॉट इन डेट इंस्ट्रूमेंट। नो, ETFs के थ्रू हमारे पास डेट एज वेल एज इक्विटी दोनों पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे इन कट हो जाएगा। और जहाँ पे भी ओनली, ऑलवेज, नेवर, एक्सेप्ट वाले को स्टेटमेंट आ जाए तो चांसेस हो कि वो गलत है, और यहाँ पे गलत ही है। सेकेंड, कंपेयर टू म्यूचुअल फंड्स ETF जनरली हैव हायर लिक्विडिटी। बिल्कुल सही है। ETFs कैन बी एक्टिवली ब्रॉट एंड सोल्ड इन स्टॉक मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज। बिल्कुल सही है। तो गलत हमसे पूछा है, कट जाएगा 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट इज रिस्क in the market, risk in the market interest rates. Second, risk in the fiscal deficit. Third, risk in inflation. Fourth, increase in the foreign investment. In how many of the following, in how many of the instances given above, a rise in the bond yield would happen? ठीक है, तो बॉन्ड यील्ड कब बढ़ेगा, समझना जरा। बॉन्ड यील्ड तब बढ़ेगा जब मार्केट में इन्फ्लेशन आएगा, मार्केट में मनी सप्लाई ज़्यादा होगा, मार्केट का बुरा होगा। मार्केट का अच्छा होगा तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड यील्ड कम हो जाएगा, बिकॉज हमको पता है बॉन्ड यील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड प्राइस। ओके, सो राइज इन द मार्केट इंटरेस्ट, बिल्कुल सही। इससे क्या हो जाएगा, बॉन्ड यील्ड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बुरा होगा तो इंक्रीज इन द फिस्कल डेफिसिट, बुरा हो रहा है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बॉन्ड यील्ड बढ़ जाएगा। राइज इन दी इन्फ्लेशन, ये भी बुरा हो रहा है तो हमारे पास बॉन्ड यील्ड बढ़ जाएगा। बट फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगा तो दूसरे लोग, दूसरे कंट्री के हमारे लोग आगे इन्वेस्ट करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास पैसा ज़्यादा हो जाएगा, सो बॉन्ड प्राइस बढ़ जाएगा तो बॉन्ड यील्ड कम हो जाएगा। सो दिस इज नॉट करेक्ट। हमसे वो हाउ मेनी द फॉलोइंग इंस्टेंसेस, तो ओनली 3 इंस्टेंसेस, आंसर हो जाएगा हमारे पास 3। क्वेश्चन नंबर 23 है, कंसिडर, क्वेश्चन नंबर 23,
विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। पीसीए की बात करनी है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फर्स्ट, कैपिटल, asset quality and leverage are the key areas for monitoring in the PCA framework। बिल्कुल सही है। PCA framework is applicable to both payments and small finance bank। नो, ये पेमेंट्स बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए जो PCA है वो एप्लीकेबल नहीं होता है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड, वेन एवर PCA is enforced on a bank it may face restriction on the branch expansion। बिल्कुल सही है। सो हमसे कट पूछा तो सेकंड वाला तो इनकट हो जाएगा, तो सेकंड को मैंने हटा दिया। सेकंड को जब हटा दिया तो आंसर क्या बचा, 1 और 3। सो इस तरीके से आप कर सकते हो। क्वेश्चन 24 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू स्टेट डेवलपमेंट बैंक्स। हमको बात करनी है स्टेट डेवलपमेंट बैंक्स की। द पर्पस ऑफ इशूइंग सच लोन इज टू, सॉरी स्टेट डेवलपमेंट बैंक्स नहीं, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स है। द पर्पस ऑफ इशूइंग सच लोन इज टू मीट द बजटरी नीड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। These loans are issued through nominal auction conducted by the Reserve Bank of India. So normal auction conducted by the Reserve Bank of India. This security do not qualify. These securities do not qualify for statutory liquidity status. So यहाँ पे जो फर्स्ट है वो करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है, बिकॉज ना द लोन्स आर इशूड थ्रू नॉर्मल ऑक्शन कंडक्टेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ये जो लोन्स होते हैं इट लोन जो ऐसे लोन्स होते हैं इसको इशू किया जाता है to meet the budgetary need of the state government। okay, third है this securities do not qualify for SLR। no, they are qualified for SLR। so this is incorrect। हमसे करेक्ट पूछा है, कट हो जाएगा A1 and 2 only। क्वेश्चन नंबर 25 है, in this type of investment a company may take controlling ownership in a business entity of another country। foreign companies are directly involved with day-to-day operations in the business entity in another country। Foreign companies not only bring money but also knowledge and technology। Which of the following type of investment has been best described in the paragraph। तो क्या है ये, ठीक है ना, कंट्रोलिंग कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में कंट्रोल करते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में कंट्रोल नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 26 है, विद रेफरेंस टू द एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज ARCs की बात करनी है इन इंडिया। विच द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। Banking Regulation Act of 1949 provide the legal basis for the establishment of ARCs। They are regulated by the Reserve Bank of India as a non-banking financial company। They are not permitted to undertake lending activity in India। ARC in India are required to maintain capital adequacy ratio। तो इसको जो था ये फर्स्ट और इनकरेक्ट है, बिकॉज जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर इसको नहीं बनाया गया था, इसको बनाया गया था अंडर दी SAR, इसके अंदर दैट इज सिक्योरिटीज एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज इंटरेस्ट। सिक्योरिटीज एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज इंटरेस्ट एक्ट 2002 के अंदर बनाया गया था इसको। ओके, सो यहाँ पे हमसे कैट पूछा है, तो सॉरी इन कैट पूछा, तो इन कैट क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर वाला वन इन कैट है तो 1 ही हो जाएगा आंसर हमारा। क्वेश्चन 27 है, विद रेफरेंस टू कॉल मनी मार्केट। हमको बात करनी है कॉल मनी मार्केट की। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज़ अ नॉन इंटरेस्ट अर्निंग फाइनेंशियल लोन विथ प्री फिक्स्ड मैच्योरिटी डेट। भाई ये देखो, ये एक शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। जो शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनकी मैच्योरिटी डेट फिक्स नहीं होती है। जो प्री फिक्स मैच्योरिटी डेट होती है वो लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स के लिए होती है, सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। इट इज़ अ शॉर्ट टर्म लोन मेड बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन टू अनदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बिल्कुल सी है, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को देता है, शॉर्ट टर्म लोन है। हमसे कैट पूछा है, कैट हो जाएगा, यहाँ पे एक ही है, सेकंड नंबर फर्स्ट हो तो इन कैट हो जाएगा। क्वेश्चन 28 है, which of the following statement correctly defines the term credit spread। what is credit spread? It is a difference between the return from one direct debt instrument it is the difference between the return from two different debt instrument having the same maturity but different credit rating। it is the difference between the interest rate that a bank charges on a borrower and the interest rate a bank pays to a depositor। It is the difference between the amount of credit availed by people in rural areas from a formal source and that from an informal source। It is the difference between the repo rate and the average interest rate charged by the commercial banks। तो क्रेडिट स्प्रेड क्या है?
क्रेडिट स्प्रेड जो होता है इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन दी रिटर्न फ्रॉम टू डिफरेंट डेट इंस्ट्रूमेंट। दो डेट इंस्ट्रूमेंट है, एक ए है एक बी है, इसमें जो रिटर्न आ रहा है, सपोज इसमें रिटर्न एक्स आ रहा है, इसमें रिटर्न वाई आ रहा है ना, दोनों का मैच्योरिटी पीरियड सेम है 3 ईयर, सपोज 3 ईयर, ठीक है, एंड इसका क्रेडिट रेटिंग डिफरेंट है, ठीक है, सपोज इसका क्रेडिट रेटिंग 4.5 है, इसका 3.5 है, तो क्रेडिट रेटिंग अलग है, मैच्योरिटी पीरियड सेम है, रिटर्न डिफरेंट है दो डेट इंस्ट्रूमेंट का, इनमें जो डिफरेंस आता है रिटर्न का, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रेडिट स्प्रेड बोलते हैं। इनमें जो डिफरेंस आता है रिटर्न का, उसको क्या बोलते हैं, क्रेडिट स्प्रेड बोलते हैं। नाउ क्वेश्चन 29 है, कंसीडर द फॉलोइंग इवेंट्स। फर्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम। सेकंड, इनैक्टमेंट ऑफ द FRBM एक्ट। सेटिंग ऑफ नरसिम्हा कमिटी। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द NABARD दैट इज नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसमें जो किसान क्रेडिट कार्ड था, ये जो स्कीम था कब आया था, 1998 में आया था, FRB में 2002 में आया, 2003 में इम्प्लीमेंट हुआ था, नरसिम्हा कमेटी 1992 में आया था, और NABARD 1982 में आया था। ठीक है, सो हमारे पास करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। सबसे पहले 4 हो जाएगा, 4 के बाद 3 हो जाएगा, 3 के बाद 1 हो जाएगा, 1 के बाद 2 हो जाएगा, 4 3 1 2। आंसर हो जाएगा नंबर, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ना क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड एग्जांपल्स की बात करनी है। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट ऑकरिंग ड्यू टू ऑटोमेशन। क्या फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट ऑटोमेशन की वजह से होता है? नहीं होता है। पहले 4th 3rd देखते हैं, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब जो इकोनॉमिक साइकिल की वजह से, जो अपने पास सबसे पहले इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ, सब समझ रहे हो ना, सब जो साइकिल पता आपको अब तो, ठीक है ना, वो साइकिल की वजह से हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट होता है। बिल्कुल से 2008 में जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, वो कैसे साइकिल में डिस्ट्रप्शन हो गया था, उस साइकिल की वजह से क्या आया था, उस साइकिल की वजह से हमारे पास क्या आया था, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया था। ठीक है, उसी साइकिल की वजह से हमारे पास क्या आया, उसी साइकिल की वजह से हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट आया, तो हमने बोला उसको क्या, अनएम्प्लॉयमेंट, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू इकोनॉमिक साइकिल। करेक्टली मैच हमसे पूछा है, सो दिस इज करेक्ट। ठीक है, सो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, अनएम्प्लॉयमेंट इन स्किल रिस्टोर्ड इन द समर मंथ। स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? सो स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट होता है मार्केट के स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है। मार्केट की स्ट्रक्चर में चेंज आ रहा है मतलब पहले मशीन का इस्तेमाल होता था, सॉरी अभी नॉर्मल हाथ से होता था तो आदमी की जरूरत पड़ती थी, लेबर काम हो गया था, बट अब मशीनाइजेशन हो जा रहा है, ऑटोमेशन हो जा रहा है, तो आदमी की जरूरत नहीं पड़ रही है, तो हमने बोला उसका अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। सो दिस इज दी अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू ऑटोमेशन, ड्यू टू इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी। ओके, सो ये सेकंड वाला इनकरेक्ट हो जाएगा, बिकॉज ये बोल रहा है अनएम्प्लॉयमेंट इन स्किलिंग रिसोर्ट इन समर मंथ। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। फर्स्ट वाला क्या बोल रहा है, ये बोलता है ऑकरिंग ड्यू टू ऑटोमेशन, तो हमको पता है कि ऑटोमेशन वैसे क्या आ रहा है, स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट आ रहा है। सो व्हाट इज फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट? फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि सपोज कोई आदमी था, उसने बोला कि भाई मैं इससे अच्छा नौकरी कर सकता हूँ, तो उसने अपनी नौकरी छोड़ दी। अब अपनी जो नौकरी छोड़ने से लेकर नौकरी पाने तक का जो अनएम्प्लॉयमेंट वाला गैप था, उसको हमने क्या बोला, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। क्या बोला, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। सो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। हमसे करेक्टली मैच पूछा है तो करेक्टली मैच हो जाएगा ए, 1 ओनली। ना क्वेश्चन नंबर 31 है, विद रेफरेंस टू कोरोलरी सॉल्यूशन, और कोरोलरी सॉल्यूशन का बेस्ट एग्जांपल क्या है, मिल्क। ओके, सो हमारे पास मिल्क का याद रखना, जिंदगी में कोरोलरी सॉल्यूशन आते ही मिल्क। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इट इज अ टाइप ऑफ मिक्सचर इन विच वन सब्सटेंस इज फुल्ली डिसॉल्व इन अदर। बिल्कुल से ये फुल्ली डिसॉल्व होता है। द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बीम बाय द पार्टिकल ऑफ कोरोलरी सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज टिंडल इफेक्ट। बिल्कुल सही है। द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड डज नॉट सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर। बिल्कुल सही है। सॉरी, तो यहाँ पे जो फुल्ली डिजॉल्व वाला कॉन्सेप्ट होगा, बिकॉज फुल्ली डिजॉल्व तो सिर्फ सॉल्यूशन में होता है, तो हमारे पास कोलोइडल सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, ट्रू सॉल्यूशन के अंदर होता है ये, तो फुल्ली डिजॉल्व नहीं होता, बट यहाँ पे पार्टिकल्स जो होते हैं उतने बड़े बड़े नहीं होते कि नीचे जम जाएं, ठीक है ना। सो इट इज नॉट फुल्ली डिजॉल्व। सो करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा हमारे पास बी। क्वेश्चन 32 है, विद रेफरेंस टू नॉन मेटल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद ऑक्सीजन गिव ओनली एसिडिक ऑक्साइड। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए मेटेलिक ऑक्साइड और एसिडिक इन नेचर। तो ये देखते हैं यहाँ पे वाला स्टेटमेंट बोल रहा है ओनली एसिडिक ऑक्साइड। ठीक है, तो कुछ नॉन मेटल्स हैं जो कि एसिडिक एसिड, नाइट्रोजन है और फॉस्फोरस है, ये अगर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये जो होते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं, मान लिए। ठीक है, बट जैसे हमारे पास ऑक्सीजन हो गया, सॉरी सल्फर हो गया, सल्फर और फॉस्फोरस जो होते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं, बट हमारे पास नाइट्रोजन हो गया और अपने पास बोरोन हो गया, इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, ये होते हैं न्यूट्रल। सो ओनली एसिडिक ऑक्साइड बोल रहा है, तो ये फर्स्ट इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड है, मोस्ट नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर अंडर नॉर्मल कंडीशन। बिल्कुल सही है। ऑल द एग्जिस्टिंग नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ
एसिड, देखो यहाँ पे ऑल वाले जो स्टेटमेंट्स होते हैं, एक्सेप्ट, ऑलवेज, ओनली, ये स्टेटमेंट गलत होने के चांसेस है, यहाँ पे गलत ही है। ऑल द एक्जिस्टिंग नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड, गलत है भाई। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे एक्जिस्टिंग नॉन मेटल, सपोज हमारे पास नॉन मेटल हमारे पास कौन सा है, सल्फर है, वो हमारे पास हाइड्रोजन क्लोराइड से रिएक्ट करता है और सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। सो ये हमारे पास गलत हो जाएगा फर्स्ट थर्ड वाला स्टेटमेंट। नॉन मेटल रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, बिल्कुल सी है। नॉन मेटल जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं, बेस के साथ रिएक्ट कर दिया तो सॉल्ट एंड वाटर बन गया, तो करेक्ट है हमारे पास, करेक्ट हो जाएगा 1, 2 और 4। और इस जो फोर्थ रिएक्शन है उसमें हाइड्रोजन रिलीज होता है और इस तरह से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। ओके, हाइड्रोजन रिलीज नहीं होता इसमें। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 33 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन। हमको बात करना है इंडिया के सेमीकंडक्टर मिशन की। इट वॉज लॉन्च अंडर द एजिस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट, टू प्रोवाइड फिजिकल सपोर्ट टू द डेवलपमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर फैसिलिटी इन इंडिया। So yes, it is launched by the Ministry of Electronics Information Technology. Second है डिज़ाइन लिंक इंसेंटिव स्कीम हैज़ बीन लॉन्च अंडर दिस मिशन, बिल्कुल सही है। डिज़ाइन लिंक इंसेंटिव स्कीम भी लॉन्च किया गया इस मिशन के अंदर। क्वेश्चन स्टेटमेंट नंबर 3 है, इट एम टू मेक इंडिया अ ग्लोबल हब फॉर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग एंड डिज़ाइन। यस, ये चाहता है कि इंडिया क्या करे, ग्लोबल हब बने इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग एंड डिज़ाइन में। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे, करेक्ट हो जाएगा अपने पास सब। क्वेश्चन नंबर 34 है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। पहला है स्पेस मिशन एंड फीचर, ज्यूस, यूरोपियन स्पेस एजेंसी मिशन टू ऑब्जर्व जुपिटर, बिल्कुल सही है। ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है जुपिटर को ऑब्जर्व करने के लिए ज्यूस। सेकेंड इज साइकी, चाइनीज स्पेस मिशन टू स्टडी सोलर फ्लेयर्स। नो, ये चीज़ नॉट चाइनीज, हाँ ये चाइनीज मिशन तो है बट सोलर फ्लेयर को स्टडी करने के लिए नहीं है ये। एस्ट्रॉइड, साइकी एक एस्ट्रॉइड है एस्ट्रॉइड बेल्ट में, उसको स्टडी करने के लिए हमारे पास ये साइकी लॉन्च किया गया था नासा के द्वारा, नॉट बाई चाइनीज स्पेस एजेंसी, सो इट इज लॉन्च बाई नासा ऑल्सो। सेकंड इनकट हो जाएगा लूना, लूना 25 रशियन स्पेस मिशन टू स्टडी द लूनर सरफेस, बिल्कुल सही है। लूसी, नासा मिशन टू स्टडी जुपिटर ट्रोजन एस्ट्रॉइड, ये भी सही है। करेक्टली मैच हमसे पूछा है, करेक्टली मैच हो जाएगा 1, 3 एंड 4, 3 स्टेटमेंट 3 पर यहाँ पे करेक्टली मैच्ड हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, रिसेंटली एन इंटीग्रेटेड क्रायोजेनिक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी वाज सेट अप एट द DRDO। सेकेंड, इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द एशिया टू कंडक्ट अ सक्सेसफुल टेस्ट फ्लाइट फॉर क्रायोजेनिक इंजन। नहीं भाई, क्रायोजेनिक इंजन के लिए सक्सेसफुल टेस्ट फ्लाइट तो इंडिया ने किया है, चाइना ने किया है, रशिया ने किया है, फ्रांस ने किया है, ठीक है ना। सो दिस इज सेकेंड इज इनकरेक्ट। करेक्ट हमसे पूछा है, क्रायोजेनिक्स इज द साइंस दैट एड्रेस द प्रोडक्शन एंड इफेक्ट ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर। नो, वेरी लो टेम्परेचर का प्रोडक्शन देखता है, ठीक है ना। क्रायोजेनिक मीन्स वेरी लो टेम्परेचर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, रिसेंटली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जो है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, उसने क्या किया, उसने अपने पास क्रायोजेनिक इंजन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाया है, नॉट दी DRDO। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा था, यहाँ पे कोई सा भी करेक्ट नहीं है। ना क्वेश्चन नंबर 36 है, कंसिडर द फॉलोइंग इनिशिएटिव्स। फर्स्ट है विश्वेश्वरैया PhD स्कीम। सेकंड है नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम। थर्ड है मिशन लाइफ। फोर्थ है रेस स्कीम। विच ऑफ द अबव इज आर द इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट द डेवलपमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो इसमें तो फिर फोर्थ थर्ड वाला है वो नहीं होगा, बाकी सब होगा। थर्ड को हटा दिया बस, तो क्योंकि थर्ड वाला है वो इन्वायरमेंट के लिए, इट इज़ लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। लाइफ जो है वो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए है, नॉट फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, सो ये नहीं होगा। बाकी जो रेस स्कीम है, ओके, सो थर्ड वाला नहीं होगा। बाकी जो रेस स्कीम है, जो नेशनल मिशन फॉर इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम जो है, विमसधारा विश्वेश्वरैया PhD स्कीम है, ये सब किसके लिए है? इट इज़ टू डेवलप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, सो हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट किया जाएगा यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 36 है,
With reference to cluster and thromboembolic weapons, consider the following statement. First, cluster munition are precision weapon to target small group of individual. Cluster munition are precision weapon to target small group of weapon. नहीं, स्मॉल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को टारगेट नहीं करता. क्लस्टर म्यूनिशन है ना, तो सबसे ज़्यादा लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल को टारगेट करता है. सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट. थ्रोम्बोबारिक वेपन यूज ऑक्सीजन फ्रॉम एयर विथ लार्ज हाई टेम्परेचर ब्लास्ट, बिल्कुल सही है. देर इज नो इंटरनेशनल ट्रीटीज और कन्वेंशन गवर्निंग द यूजेज ऑफ क्लस्टर. नो, क्लस्टर के लिए है बट थ्रोम्बोबारिक वेपन के लिए नहीं है. बट आप थ्रोम्बोबारिक वेपन को यूज़ करो तो ह्यूज कन्वेंशन के अंदर आपको बुक किया जा सकता है. सो हमारे पास नो इंटरनेशनल ट्रीटीज बोल रहा है, गलत है बिल्कुल. बिकॉज क्लस्टर अपने पास जो है ना, जो क्लस्टर वेपन्स है उनके लिए हमारे पास ट्रीटी है. कौन सी ट्रीटी है? कन्वेंशन ऑन क्लस्टर म्यूनिशन. ओके, कन्वेंशन क्लस्टर म्यूनिशन 2008 में इसको लॉन्च किया गया था. करेक्ट हमसे पूछा, करेक्ट हो जाएगा 2 ओनली. ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट. ना क्वेश्चन नंबर 38 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. फर्स्ट, प्रोटेक्ट्स कंज्यूमर फ्रीडम ऑफ चॉइस ऑफ यूजिंग इंटरनेट कंटेंट, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन रिगार्डलेस ऑफ लोकेशन, ड्रास्टिक रिडक्शन इन द कॉस्ट ऑफ internet service to consumers. Fourth, promote social inclusion of different type of users. Which of the above are most likely advantage of net neutrality? जो net neutrality है तो एडवांटेज क्या आएगा? नेट न्यूट्रलिटी का जो एडवांटेज होगा वो क्या होगा? हाँ बिल्कुल, प्रोटेक्ट कंज्यूमर फ्रॉम फ्रीडम ऑफ चॉइस ऑफ यूजिंग इंटरनेट कंटेंट, बिल्कुल सही है. एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन रिगार्डलेस ऑफ लोकेशन, ये भी सही है. बट ड्रास्टिक रिड्यूस बोल रहे हैं भाई, ड्रास्टिक रिड्यूस नहीं होगा. बिकॉज अगर नेट का अगर कॉस्ट भी कम हो गया तो जो प्लेटफॉर्म होंगे वो अपने प्राइस को बढ़ा देंगे. ठीक है, सो यहाँ पे ड्रास्टिक रिडक्शन तो नहीं होगा. सो थर्ड इज इनकरेक्ट. ओके, तो फोर्थ कट हो जाएगा क्या? प्रमोट सोशल इंक्लूजन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजर, बिल्कुल सी सोशल इंक्लूजन को क्या करेगा? प्रमोट करेगा. सोशल इंक्लूजन को प्रमोट करेगा. सो द आंसर इज व्हाट? आंसर इज दिस. क्वेश्चन नंबर 39 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इशूज एसोसिएटेड विद द यूजेस ऑफ पीपीएन. ठीक है ना, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के बारे में हमको बताना है, इसके इशूज़ के बारे में. स्लोइंग डाउन ऑफ इंटरनेट कनेक्शन स्पीड, नॉट फुली प्रोटेक्टेड अगेंस्ट ऑनलाइन थ्रेट्स, हाइयर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, इनएबिलिटी टू बाईपास ज्योग्राफिकल रेस्ट्रिक्शन. ये इशू नहीं है भाई, हम लोग इनएबिलिटी कैसे है? फोर्थ इज इनकरेक्ट. और ये सही है, बिकॉज इट नॉट फुली प्रोटेक्टेड अगेंस्ट ऑनलाइन थ्रेट एंड हाइयर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस. सो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 3. क्वेश्चन नंबर 40 है, विथ रेफरेंस टू द अलायंस ऑन डाटा फॉर डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज, विच दिस स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द एज डाटा सेंटर. व्हाट इज एज डाटा सेंटर? दे आर डाटा सेंटर यूज टू डिलीवर क्लाउड बेस्ड सर्विस टू कस्टमर over the internet. They are protected centers. So they are data centers. They are data centers that provide space for multiple organizations to house their own server and networking equipment. They are small and decentralized facilities that are located close to the source of the data they process. They are owned and operated by a single organization and are used to support the organization internal operation and service. ठीक है, तो एज डाटा सेंटर क्या होते हैं? So these edge data center are small. These are small and decentralized facilities that are located close to the source of the data they process. ठीक है, तो एज पे रखे हुए हैं. क्या एज मतलब समझ रहे हो ना, ये कोने कोने को बोलते हैं एज. तो ये लोकेटेड क्लोज टू द सोर्स ऑफ द डाटा. ये सपोज डाटा का सोर्स हो गया तो उसके बहुत पास में है, एज में है. ठीक है, तो लोकेटेड क्लोज. सो दैट्स वाई this is definition. They are small and decentralized facilities that are located close to the source of the data they process. Question number 41 है, which one of the following statement correctly describe the term click chemistry? click chemistry में न्यूबल प्राइस मिला था, इसलिए यहाँ पे बात हुई थी. जब वो नाइट्रोजन को जोड़ दिया ऑक्सीजन के साथ तो क्या बना दिया? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन. ठीक है ना, सो जोड़ने की बात होती है. क्लिक, चुटकी बजा के जोड़ दो, इसको बोलते हैं क्लिक केमिस्ट्री. ओके, इट इज अ टाइप ऑफ जीनरेटिंग. नो, इट इज नॉट टाइप ऑफ जीनरेटिंग. ओके, इट इज अ न्यू अप्रोच ऑफ सिंथेसिस ऑफ ड्रग लाइक मॉलिक्यूल्स. ऐसे मॉलिक्यूल बनाने की तो बात हो रही है यहाँ पे. किसकी बात हो रही है? मॉलिक्यूल बनाने की तो बात हो रही है. इट इज अ न्यू अप्रोच टू सिंथेसाइज टू द सिंथेसिस ऑफ न्यू ड्रग मॉलिक्यूल्स दैट कैन एक्सेलरेट द ड्रग डिस्कवरी प्रोसेस. बिल्कुल सही है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सेकेंड.
थर्ड बोलता है इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री टू स्टडी द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ नेचुरली ऑकरिंग ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स. नो, इट एग्जामिन द अबंडेंस ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड्स इन द यूनिवर्स एंड देयर रिएक्शन विद ईच अदर. नो. क्वेश्चन नंबर 42 है विद रेफरेंस टू द नर्मदा रिवर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इट इज द लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर इन द पेनिनसुलर इंडिया. बिल्कुल सही है, वेस्ट फ्लोइंग है, लॉन्गेस्ट है. द फेमस अजंता केव्स आर सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ दिस रिवर. नो, ये तो सह्याद्रीज के अंदर है. जो अजंता केव्स है वो सह्याद्रीज के अंदर है. ठीक है. और यहाँ पे जो नदी है वो है वघोरा. वघोरा नदी के किनारे बना हुआ है अजंता केव्स. ओके. हिरान, और ये औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, महाराष्ट्र के अंदर. हिरान एंड औरसांग आर दी मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ दिस रिवर. बिल्कुल सही है, जो नर्मदा के हिरान और औरसांग मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं हमारे पास. दी महेश्वर डैम इज़ वन ऑफ द डैम कंसिडर्ड ऑन दिस रिवर. ये भी सही है. तो आंसर क्या जाएगा, 2 को छोड़ दो यहाँ पे, आंसर जाएगा 1, 3 एंड 4. तो जो महेश्वर डैम है वो किसके अंदर बनाया गया है, इट इज़ मेड अंडर दी नर्मदा रिवर. क्वेश्चन नंबर 43 है कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू द कॉन्सेप्ट ऑफ अर्बन फार्मिंग. अर्बन फार्मिंग के बारे में बताना है अपने को. अर्बन फार्मिंग इन्वॉल्व द ग्रोइंग ऑफ फूड एंड हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स बट अवॉइड लाइफस्टाइल रियरिंग. क्या अर्बन फार्मिंग में लाइफस्टाइल, इसमें अर्बन लाइफस्टाइल रियरिंग भी होता है. सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट. हाइड्रोपोनिक्स, एक्वापोनिक्स, एरोपोनिक्स आर सम ऑफ द मेथड यूज्ड इन अर्बन फार्मिंग. बिल्कुल सही है. अर्बन फार्मिंग में हेल्प इन डिकार्बोनाइजेशन ऑफ द फूड प्रोडक्शन एंड सप्लाई चेन. बिल्कुल सही है. तो हमसे कैट पूछा है, कैट हो जाएगा अपने पास 2, 3 ओनली. ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 44 है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स. माइक्रो इरिगेशन डिस्क्रिप्शन. माइक्रो इरिगेशन एंड डिस्क्रिप्शन. फर्स्ट इज सर्च, फ्लो, एप्लीकेशन ऑफ वाटर थ्रू स्मॉल ट्रेंचेस. फरो, एप्लीकेशन ऑफ वाटर इन द फील्ड इन एन इंटरमीडिएट सीरीज ऑफ ऑन एंड ऑफ. तो माइक्रो इरिगेशन फैसिलिटीज उसके बारे में बताया गया है. सब सरफेस, एप्लीकेशन ऑफ वाटर थ्रू बरीड डिप ट्यूब्स. बबलर, एप्लीकेशन ऑफ वाटर इन स्मॉल स्ट्रीम्स और फाउंटेन. जो फर्स्ट है वो गलत है, बिकॉज जो फॉरो इरिगेशन है, फॉरो का मतलब क्या होता है, फॉरो मतलब दरार. तो स्मॉल ट्रेंचेस के फॉर्म में हम एप्लीकेशन फ्लो होता है वाटर का, किसमें, सर्च इरिगेशन में नहीं, फॉरो इरिगेशन में. सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट. एंड सेकंड, एप्लीकेशन ऑफ वाटर इन द फील्ड इन इंटरमीडिएट सीरीज ऑफ एन ऑफ एंड ऑन. ऑफ एंड ऑन जो होता है वो किसमें होता है, फ्लो इरिगेशन में. सेकेंड इज ऑल्सो इनकरेक्ट. तो थर्ड हो जाएगा सब सरफेस. तो थर्ड जो है वो सब सरफेस है, एप्लीकेशन ऑफ वाटर थ्रू बरीड डीप ट्यूब्स. यस, सब सरफेस में क्या था, सब मतलब बिलो दी सरफेस, सरफेस के नीचे जा रहा है तो बरीड डीप ट्यूब्स. ओके. तो उससे क्या होता है, एप्लीकेशन होता है वाटर का. बबलर में क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ वाटर इन स्मॉल स्ट्रीम्स और फाउंटेन. स्मॉल स्ट्रीम और फाउंटेन में हम एप्लीकेशन करते हैं, ठीक है ना. बबलर्स में क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ वाटर. एप्लीकेशन ऑफ वाटर इन स्मॉल स्ट्रीम्स एंड फाउंटेन्स इज व्हाट वी कॉल बबलर. ओके. तो करेक्टली मैच हमसे पूछा, करेक्टली मैच यहाँ पे 2 पेयर्स हो जाएंगे. आंसर हो जाएगा यहाँ पे कौन सा, बी. क्वेश्चन नंबर 45 है कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स. डिस्प्यूटेड टेरिटरीज एंड डिस्प्यूटेड पार्टीज. मिंजीनोगा आइलैंड उगांडा एंड तंजानिया के अंदर है क्या. ये जो टेरिटरी है मिंजीनोगा आइलैंड, ये डिस्प्यूटेड है बिटवीन उगांडा एंड केनिया एंड नॉट तंजानिया. सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट. सेकंड इज नगोर्नो कराबाख आर्मेनियन अजरबैजान. सही है. कुरिल आइलैंड जापान और रशिया के बीच में लड़ाई हो रहा है इसके बीच में. एंड सेनकाकू आइलैंड जापान एंड चाइना. करेक्टली मैच हमसे पूछा है तो 3 स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्टली मैच हो जाएंगे. मीनिंग को याद रखना बिल्कुल वेरी इंपॉर्टेंट है, युगांडा एंड केनिया. क्वेश्चन नंबर 46 विद रेफरेंस टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिथियम रिजर्व्स अराउंड द वर्ल्ड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ऑस्ट्रेलिया हैज द वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सट्रैक्टेबल लिथियम रिजर्व. तो ये गलत बोल रहा है. वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सट्रैक्टेबल लिथियम रिजर्व किसके पास है, एक्सट्रैक्टेबल की बात हो रही है ना, तो ये है चिली के पास. सेकंड, द लिथियम ट्रायंगल जिसको ABC से रखते हैं, अर्जेंटीना, बोलीविया एंड चिली. द लिथियम ट्रायंगल अर्जेंटीना, बोलीविया एंड चिली हैज़ मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड टोटल आइडेंटिफाइड लिथियम रिजर्व्स. बिल्कुल सही है. इंडियाज द फर्स्ट लिथियम डिपोजिट. इंडियाज फर्स्ट लिथियम डिपोजिट वॉज फाउंड इन द मांड्या डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका. बिल्कुल सही है. करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 2 and 3 ओनली. ऑप्शन नंबर 2.
क्वेश्चन नंबर 47 है, इट इज़ अ स्टीप शोर लाइन फॉर्म बाय फ्लूवियल डिपॉजिट एक्शन इन द पंजाब हरियाणा रीजन. इट इज़ फॉर्म जस्ट बियॉन्ड द रीजन ऑफ फ्रेश एलुवियल डिपॉजिट ब्रॉट इन बाय द एनुअल फ्लडिंग ऑफ द रिवर्स. एनुअल फ्लडिंग से लाया जाता है. इट इज़ ऑफन मोर देन 3 मीटर इन हाइट. It has been subjected to heavy gully erosion by the streams along which they are formed. Which of the following physiographic subdivision of India has been best described in the paragraph given above? तो आंसर क्या होगा? दया. बिकॉज जो दया है ये स्टीप शोर लाइन जो है ना, इसका नाम दिया गया है हरियाणा और पंजाब वाले रीजन में. हरियाणा और पंजाब वाले रीजन में इसको दया बोलते हैं और ये खादर के जस्ट बगल में होता है. खादर के जस्ट बगल में होता है. तो पूरा स्टेटमेंट जो है वो किसके लिए? दया के लिए है. नाउ क्वेश्चन 48 है, विथ रेफरेंस टू द वेरियस डिवीजन ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड द कैरेक्टरिस्टिक फीचर कंसिडर द फॉलोइंग पेयर रीजन्स एंड फीचर. कोंकण. अ नंबर ऑफ नेचुरल हार्बर्स आर लोकेटेड. सो फर्स्ट इज कोंकण. अ नंबर कोंकण की सपोज हमारे पास ये हो जाएगा तो ये काठियावाड़ रीजन हो जाएगा, ये कोंकण वाला रीजन हो जाएगा, ये कन्नाडा प्लेन हो जाएगा, ये मालाबार हो जाएगा. ये वेस्टर्न कोस्ट की हम बात कर रहे हैं. ओके, सो फर्स्ट है कोंकण. नंबर ऑफ नेचुरल हार्बर आर लोकेटेड. बिल्कुल सी है. कोंकण कोस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है कहाँ पे? मुंबई के अंदर. काठियावाड़ इट इज़ वॉल्केनिक इन ओरिजिन. बिल्कुल से जो काठियावाड़ है ये वाला जो काठियावाड़ रीजन है ये कैसा है? वॉल्केनिक इन ओरिजिन है. थर्ड इज मालाबार नॉट सुटेड फॉर एग्रीकल्चर. बिल्कुल गलत भाई, बिकॉज जो मालाबार रीजन है वहाँ पे बैक वाटर्स या फिर कयाल्स पाए जाते हैं जहाँ पे वेरी फर्टाइल सॉइल है, क्योंकि एलुवियल वहाँ पे एलुवियम डिपॉजिट हुआ है इसलिए फर्टाइल सॉइल है, वहाँ पे एग्रीकल्चर किया जाता है, बहुत सारे क्रॉप्स उगाए जाते हैं. सो थर्ड इज इनकरेक्ट. फोर्थ इज कर्नाटका प्लेन. ये कर्नाटका प्लेन जो सबसे ब्रॉडेस्ट नहीं सबसे नैरोएस्ट होता है. सो इट इज़ नॉट द ब्रॉडेस्ट पार्ट ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन. इट इज द नैरोएस्ट पार्ट ऑफ द कोस्टल प्लेन. इट इज़ द नैरोएस्ट. करेक्टली मैच यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्टली मैच हो जाएगा 1 and 2. तो टू ऑफ द पेयर्स आर करेक्टली मैच. क्वेश्चन नंबर 49 है, विथ रेफरेंस टू सतपुरा माउंटेन रेंजेस. विथ रेफरेंस टू सतपुरा माउंटेन रेंजेस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ यंग फोल्ड माउंटेन. नो भाई, ये सतपुरा माउंटेन और ब्लॉक माउंटेन्स हैं, ये फोल्ड माउंटेन्स नहीं है. तो नॉट कट हमसे पूछा है, सो 1 तो होगा ही होगा. द हाइट ऑफ द माउंटेन इज स्टिल इंक्रीजिंग एट अ पेस इवन ग्रेटर देन हिमालयस. भाई इनका पेस, इनका हाइट नहीं बढ़ रहा है. सो सेकंड इज इनकरेक्ट. इट इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ कोल एंड मैंगनीज डिपॉजिट. कोई भी कोल और मैंगनीज डिपॉजिट यहाँ पे देखने को नहीं मिलता यार. पुअर डिपॉजिट्स है ना, यहाँ पे पुअर डिपॉजिट. तो यहाँ पे सब के सब इनकरेक्ट हैं. सो आंसर क्या जाएगा? आंसर हो जाएगा 4. ऑल आर इनकरेक्ट. क्वेश्चन नंबर 50 है, विथ रेफरेंस टू द जियोग्राफिकल फिनोमिना विच द फॉलोइंग आर द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन. टेम्परेचर इन्वर्जन से क्या क्या होता है? सप्रेशन ऑफ रेनफॉल हो सकता है क्या? बिल्कुल सी है, बिकॉज हम नीचे से ऊपर जाते हैं टेम्परेचर क्या होता है? कम होते जाता है. बट अगर नीचे से ऊपर जाए टेम्परेचर बढ़ने लगेगा तो ठीक से बारिश नहीं हो पाएगी, बिकॉज टेम्परेचर क्या होना चाहिए? ऊपर से सडन राइज होना चाहिए. तो टेम्परेचर क्या होगा? सपोज एकदम बादल राइज करते हैं तो क्या होता है? टेम्परेचर एकदम कम हो जाता है, बर्फ रहते हैं वो गिर जाते हैं ना. तो इसीलिए ऐसा फ्रिक्शन को ऐसे गर्म होकर गिर जाते हैं. बट ऐसे टेम्परेचर हाई रहेगा तो नहीं गिर पाएंगे ठीक से, पानी नहीं हो पाएगा ठीक से. पुअर एयर क्वालिटी इन विंटर मंथ्स. बिल्कुल सी, जो स्मॉग बनता है जो दिल्ली वाले रीजन में बनता है स्मॉग, वो इसी की वजह से बनता है. दिस इज करेक्ट. शिफ्टिंग ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट टू माउंटेन टॉप फ्रॉम द माउंटेन वैली. बिल्कुल सी, वैली से माउंटेन टॉप तो जाएंगे, बिकॉज वैली में क्या होता है? चांसेस ज़्यादा होते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन के. थ्राइविंग वेजिटेशन इन द वैली रीजन. वेजिटेशन जो होगा वैली में वो खराब हो जाएगा यार. सो आंसर हो जाएगा 1 2 3.